फिजिक्स के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। देखिए 35 जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% ये सारे प्रश्न आपके लड़ेंगे। देखिए फिजिक्स का लगभग चौथा या पांचवा पार्ट आपका है, लगभग 3-4 पार्ट अभी तक बना चुका हूं। अगर तीनों चारों पार्ट और ये मिलाकर आप पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं ना, तो समझिएगा आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ना ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए बाबू इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे आपके प्रश्न एग्जाम में लड़ेंगे। और देखिए क्लास 12 वाले बच्चे के लिए सबसे पहली बात है कि अगर वीडियो क्वालिटी अगर फ्रेश नहीं आ रही हो तो 720 पर करके देखेंगे, 720 पर पूरा आपको दिखाई देगा और पूरी तरह से शुरू से अंत तक मैं इस बात को आपको समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए पहली क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बाबू आपका कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, देखो सारे क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा ना तो सारे क्वेश्चंस आपको अभी कभी याद हो जाएंगे। ये मान लीजिए क्षण है, इसमें पूछी जाए आपको कि ईएमएफ है, मतलब विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा क्षण जो होता है ना उसमें क्षण में कोई विद्युत वाहक बल नहीं होता है, मतलब इसमें शून्य होता है, यानी क्षण का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। सेल का मतलब होता है बैटरी, ठीक है ना, बैटरी यूज करते हैं तो बताना है बैटरी में विद्युत वाहक बल किससे मापते हैं। तो एक विभव मापी मशीन आता है, उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं बाबू, क्या मापते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या मापते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। देखो क्षण में पूछा था विद्युत वाहक बल तो शून्य, अगर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में जो विद्युत वाहक बल होता है उसको कैसे मापते हैं, तो बाबू विभव मापी के माध्यम से मापते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि विद्युत वाहक बल कैसे मात्रक क्या होता था, वोल्ट होता है। देखो विभव, विद्युत वाहक बल चाहे विभवांतर, तीनों का ऐसे मात्रक सेम ही होता है। ठीक है, बस अंतर होता है थोड़ा सा का। ठीक है, देखो ये सेल के लिए अप्लाई होता है और जो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच कार्य करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। देखो दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें हमें पढ़ना कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो बाबू समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे चाहे समतल दर्पण का आपको फोकस दूरी पूछे, दोनों क्या होगा, अनंत के अनंत होंगे। क्यों, क्योंकि पता है F बराबर R/T होता है, तो R का मान अनंत करेंगे तो भी तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा, आपका अनंत आएगा। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होंगी, अनंत होंगी। आगे एक पतला फिल्म कैमरे में जो फिल्म होता है, मतलब कैमरे में जो फिल्म का जो रील, देखो पहले के जमाने में रील हुआ करता था कैमरे के अंदर, ठीक है ना, तो उसी को फिल्म कहा जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल चिप आ चुका है तो ये फिल्म का काम कर रहा है। तो जो आपका एक फिल्म होता है उसके रंग के पीछे का क्या कारण होता है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका व्यतिकरण। क्या होता है, व्यतिकरण। आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसका समर्थन करता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब क्या होगा, जब किरणें किसी वस्तु पर पड़कर, किसी धातु पर पड़कर वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसका समर्थन करती है, तो बाबू जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना वो तरंग प्रकृति का समर्थन करती है, यानी प्रकाश के तरंग प्रकृति का समर्थन करती है। ठीक है, आगे है नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होती है वो किसकी बनी होती है। अगर नाभिकीय रिएक्टर जब आप पढ़िएगा, नाभिकीय रिएक्टर पूरा विस्तार से आपको पढ़ना भी है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती है, जो नियंत्रण करने वाली छड़ें होती है वो किसकी बनी होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें कैडमियम जो होता है ना, कैडमियम का बना होता है नियंत्रक छड़े, तो इसमें आंसर क्या मानेंगे, कैडमियम। क्या मानेंगे बाबू, कैडमियम। क्या मानेंगे, कैडमियम। अब देखिए 7वां प्रश्न है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है। शायद ये पहले भी मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं कि आयाम जो मॉडुलन होता है, और आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है बाबू, 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिए 8वां, कूलॉम बल क्या है। तो ध्यान देने वाली बात है, कूलॉम बल जो है ना एक केंद्रीय और विद्युतीय बल दोनों है। क्या है बाबू, कूलॉम बल विद्युतीय और केंद्रीय बल दोनों है। ठीक है ना, ऑप्शन में देगा दोनों तो दोनों मारिएगा। ठीक है, दोनों मारना ही मारना है, एक नहीं मारेंगे, केंद्रीय बल दोनों है। कूलॉम बल एक विद्युतीय और केंद्रीय बल है। आगे परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि परिपथ का वह गुण जो धारा को रोकता है, प्रतिरोध कहलाता है। परिपथ का वह गुण जो धारा को रोकता है, प्रतिरोध कहलाता है। और दूसरा का कि जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, ताप में बदलेगा, तो वह कौन सा गुण कहलाएगा, वो भी कहलाएगा आपका प्रतिरोधी कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। तो दो क्वेश्चन, परिपथ का वह गुण जो धारा को रोके प्रतिरोध कहलाएगा, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदले वो भी क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10वां प्रश्न, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? कोई धातु ले लीजिए, धातु जैसे मान लीजिए यही धातु है, लोहा, जिंक, कॉपर, जो लेना ये धातु है, जब इसका ताप बढ़ाएंगे तो बताना है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ने का काम करता है। आगे 11वां प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है, देखो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन ये पूछेगा आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना? अनंत। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना? तो वो हो जाएगा आपका 0। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना? तो अनंत मानेंगे। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? ये पहले भी बता चुका, चुंबकीय क्षेत्र का, चाहे चुंबकीय प्रेरण का, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन तीनों का ऐसे मतलब टेस्ला होता है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होगा वो होगा वेबर। क्या होगा? वेबर। ठीक है ना, WB इसको बोलते हैं, WB वेबर। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो का नाम सुने होंगे, जनरेटर में यूज करते हैं सब। डायनेमो एक अलग पार्ट आपका समझिए होता है। ठीक है, डायनेमो में पढ़ा भी चुका हूँ, विस्तार से आप सर्च करिए यूट्यूब पर, डायनेमो JP सुपर स्कूल, तो चलाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। 14वां प्रश्न आपका है, ट्रांसफार्मर का क्रोध किस पदार्थ का बना होता है? ट्रांसफार्मर का जो क्रोध होता है वो किसका बना होता है? तो बाबू मुलायम इस्पात का बना होता है। किसका? मुलायम इस्पात का बना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है ना, आगे 15वां प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कोई गोलीय दर्पण लीजिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे दर्पण में एक प्रकार आता है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका फोकस दूरी ज्यों का त्यों रहता है, यानी इसको बोल सकते हैं अचर रहेगी। क्या रहेगी? उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी बाबू? अचर रहेगी। क्या रहेगी? अचर। 16वां नंबर प्रश्न है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? अब सोचिए, आवेश की बीमा आपको याद होनी चाहिए, आवेश की बीमा क्या होती है? AT होती है। तो S एम्पियर और T से क्या हो जाएगा बाबू? घंटा, समय, यानी एम्पियर घंटा किसका? आवेश का निकल जाएगा, क्योंकि आवेश की बीमा होती है। इसी कारण से एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 17 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो प्रकाशीय जो तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, ठीक है ना, तो बता रहे कि ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बाबू पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पढ़े होंगे, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पढ़े होंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत होता है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर डिपेंड करता है, उसी पर आधारित होता है। 28 नंबर प्रश्न है, लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? सबको ही जानता है, मीटर यूनिवर्स, और नहीं तो डायोप्टर भी कह सकते हैं। मीटर यूनिवर्स का मतलब m⁻⁻⁴, तो m⁻⁻⁴ या डायोप्टर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर यूनिवर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 18 को प्रश्न क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 19 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो सरल मतलब जो आसान सूक्ष्मदर्शी होता है, छोटा सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है बाबू? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। 20 नंबर है, प्रकाश तरंग होती है, जो प्रकाश की तरंगे होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है कि अनुप्रस्थ होती है? तो बाबू वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। आगे 21 नंबर प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना, कोई अवरोध है, मान लीजिए अवरोध है, अवरोध का मतलब रोकने वाला, अब प्रकाश आया इसके कोर से मुड़ गया, तो किसी अवरोध के कोर की वजह से प्रकाश का मुड़ना जो है ना वो विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? विवर्तन। किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएंगी? विवर्तन कहलाएंगी। 22 नंबर प्रश्न है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? देखो सिर्फ प्रोटॉन की ऊर्जा hν होती है, लेकिन यहाँ पूछा है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो hc बटा लैम्डा होता है। क्या होता है? hc बटा लैम्डा होता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न आपका दिया, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? देखो रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है मीटर यूनिवर्स होते हैं। क्या होता है बाबू? मीटर यूनिवर्स। लेकिन अगर यही पूछेगा रिडबर्ग नियतांक का बीमा क्या होता है, तो याद रखिएगा रिडबर्ग नियतांक का बीमा T⁻⁻⁻1 होता है। ओनली क्या होगा? T⁻⁻1। तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा? m⁻⁻1 यानी मीटर यूनिवर्स। आगे अल्फा किरणें क्या है? देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है, उसी प्रकार से अल्फा जो किरणें हैं
वो क्या है बाबू, तो धन आवेशित कण है। कौन सा, धन आवेशित कण है। और अल्फा कण का मान कितना होता है, तो अल्फा कण का मान 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। आगे 25वां प्रश्न है, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। अगर अर्धचालक में यदि आप अशुद्धि मिला देते हैं तो पता ही है वो अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे, कोई बाहरी चीज मिलाएंगे तो डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डोपिंग। आगे 26वां प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं बाबू, तो वहां पर होल होते हैं। तो एन प्रकार में मुख्य धारा यानी धारा उत्पन्न करने का काम कौन, इलेक्ट्रॉन, लेकिन वही अगर चलेंगे पी प्रकार के अर्धचालक तो उसमें कौन हो जाएंगे, उसमें होल हो जाते हैं, जिसको छिद्र कहते हैं। आगे देखिए 27 नंबर, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। आगे 28वां प्रश्न है, पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है। देखो पी प्रकार और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है वो विद्युतीय उदासीन होते हैं, मतलब दोनों को मिलाएंगे ना तो क्या होगा, उदासीन हो जाता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। तो पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है, तो विद्युतीय उदासीन होते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर, भू तरंगों का ध्रुवण कैसा होता है। जो भू तरंगे होती है, भू का मतलब धरती वाली जो तरंगे होती है वो कैसी होती है, तो लंबवत होती है। कैसे होती है बाबू, लंबवत। आगे 30वां प्रश्न है, ध्रुवीय प्रबलता कैसे मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, ध्रुवीय प्रबलता कैसे मात्रक जो होता है वो एम्पियर मीटर क्या होता है, एम्पियर मीटर यानी एम बोल सकते हैं। ब्रूस्टर का नियम कई बार पूछा ऑब्जेक्टिव में, बोले ब्रूस्टर का नियम निम्न से कौन है, और ऑप्शन बहुत सारे दे देंगे। तो ब्रूस्टर का नियम का सूत्र होता है म्यू बराबर 10 क्या होता है, म्यू बराबर 10 म्यू बराबर 10 32वां प्रश्न देखिए, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, बताना कौन पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करता है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकीय पदार्थ ही शैथिल्य प्रदर्शित करता है। सिकुड़ने का, फैलने का गुण इसमें होता है, ठीक है ना। पीट पाट के लोहा इसको फैलाता है। 33वां प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो यार प्रतिघात जो होता है ना उसका ऐसे मात्रक होता है, या मात्रक होता है ओम। जैसे प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम, उसी प्रकार से प्रतिघात का भी क्या होता है, ओम ही होता है, ठीक है। आगे 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे तो समतुल्य लेंस कैसा होगा। कहने का मतलब है 2 उत्तल लेंस लेकर सटा दिया तो बताना है कि जो बना पूरा लेंस वो कौन सा हो, भी तो उत्तल लेंस ही होगा ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा, उत्तल ही होगा। अंतिम क्वेश्चन, रिडबर्ग नियतांक की विमा कितनी होती है। तभी तो बताए थे रिडबर्ग नियतांक का मात्रक m⁻⁻1, लेकिन इसकी विमा जो होती है सिर्फ t⁻⁻1 होती है। लेकिन इसको सजाने के लिए लिख दिया m⁻0 l⁻0 ml लिख दिया, क्योंकि m⁻0 का मान 1, l⁻0 का मान 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 यही उसकी क्या होती है, बीमा होती है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 35 प्रश्नों की चर्चाएं किया। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और देखिए सबसे पहली बात बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इन सभी को अपने दिमाग में बैठा ले और इनका नोट्स तैयार कर ले। यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन सारे के सारे लड़ेंगे। ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का लगभग 4था या 5वां पार्ट आपका था, ठीक है। और इस वीडियो को अपने कुछ दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हम लोग का मेहनत, ताकि हम लोग का मेहनत जो है ना सफल हो सके। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, या हमसे बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यहां से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।